बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और वो DGISPR अहमद शरीफ साहब ने की है। जनरल अहमद शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कुछ नुक्ते नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 7 चीज़ें हैं जो उन्होंने डिस्कस की हैं। मैंने आसानी के लिए ज़रा शॉर्ट लिस्ट की है, आपको ज़रा थोड़ा सा मुस्तकबिल का मंजरनामा नजर आ जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि चल क्या रहा है। और एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूर डिस्कस होनी चाहिए थी, वो सवाल वहाँ पर पूछा जाना चाहिए था, लेकिन वो सवाल वहाँ पर नहीं पूछा गया। अब आ जाए, एक तो अफगानिस्तान को डिस्कस किया, नंबर 2 9 मई को डिस्कस किया, नंबर 3 पाकिस्तानी सियासत को डिस्कस किया, नंबर 4 फौज का जो किरदार है या उसकी कारकर्दगी है उसको डिस्कस किया, नंबर 5 26 नवंबर के ऊपर उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि 26 नवंबर के बाद जो फौज का मौक़िफ़ था वो मिसिंग था और जो उंगलियां वो उठाई जा रही थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब, तो यहाँ पे 26 नवंबर पे उनका एक मौक़िफ़ आया है। और 6 नंबर पे फौजी अदालतों के हवाले से उनका मौक़िफ़ है। और 7वें नंबर पे सोशल मीडिया को एक मरतबा फिर उन्होंने लताड़ा है और उनका मौक़िफ़ सोशल मीडिया के हवाले से भी सामने आया। अब शुरू कर लेते हैं जी अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के मामलात में DGISPR ने स्टेटमेंट दिया कि दहशतगर्दी के ताने बाने जो पाकिस्तान में होती है वो अफगानिस्तान से जाकर मिलते हैं और अफगानिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्द हैं उनको फौकियत ना दे। फिर उन्होंने एक और बात की, यहाँ पे उन्होंने इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था जो पाकिस्तान की फोर्सेज ने जो एरियल स्ट्राइक किया अफगानिस्तान के इलाके में, जिसमें मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक औरतों और बच्चों का कोलेटरल डैमेज हुआ है। यानी वहाँ पे पाकिस्तान ने अपने टारगेट को हिट करने की कोशिश की और उसके नतीजे में शायद दहशतगर्द भी बीच में मारे गए हैं, पाकिस्तान का ये दावा है। लेकिन दूसरी जानिब जो अफगानिस्तान से रिपोर्टें आ रही हैं वो कह रहे हैं जी औरतें और बच्चे भी उसके अंदर जान से गए हैं। तो अब ये दोनों तरफ की रिपोर्टिंग है, मैंने आपके सामने रख दी। इमरान खान साहब ने इस पर अफसोस का इजहार किया था, उन्होंने कहा था अफगानिस्तान के साथ बैठकर बात करनी चाहिए और वो आपका एक हमसाया मुल्क है, आप मामलात को टेबल के ऊपर ही हल कर सकते हैं। दहशतगर्दी को रोकने का तरीका या फॉर्मूला वही है जो इमरान खान साहब खुद कहा करते थे। अच्छा, इसमें जो है ना वो जनरल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया इमरान खान साहब के हवाले से, इन्होंने इमरान खान साहब को दोगला कहा है और उन्होंने कहा एक ऐसी शख्सियत है जो अपनी गलती तस्लीम नहीं करती, अपनी गलती नहीं मानती, वो खुद को अक्ल कुल समझते हैं। इस किस्म की बातें उन्होंने की हैं इमरान खान साहब को लेकर। और यानी इसके ऊपर तो पूरा एक स्टेटमेंट है मेरे पास मौजूद है जनरल साहब का। इसमें जनरल साहब ने कहा जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब के बारे में सवाल किया गया था, उन्होंने कहा जिनकी आप बात कर रहे हैं वो दोगली पॉलिसी का, उन्होंने दोगला कहा और साथ ही उन्होंने ये कहा कि दोगली सियासत का प्रचार करते हैं, इनको शोहदा भूल गए हैं। अच्छा, अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो दहशतगर्दों की कमर टूट गई थी 2021 में, ये जनरल साहब ने दावा किया कि 2021 में दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी थी, किसने इस फितने को वापसी का रास्ता दिया? अब ये सवाल है। खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नेंस है उसके ऊपर भी उन्होंने उंगली उठाई, उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए। कई मामला जो है वो गवर्नेंस के हैं जिनका बोझ बाद में फौज के ऊपर आ जाता है। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन एक जवाब जो है सायरा बानो साहिबा ने दिया एक लाइन का। पॉलिटिशियन है, उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा ने की थी ये जितना भी कुछ हुआ था, जो डील हुई थी या जब वापस लाया जा रहा था ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान चले गए थे, तो इन मामलात में उस वक्त की फौजी की आदत इन्वॉल्व थी। यानी मुझे जाती तौर पर अच्छी तरह याद है, हमें उस वक्त इसके फजाइल बताए जाते थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि जनाब कब तक हमने ये जंग लड़नी है, अफगानिस्तान में ये जंग खत्म हो रही है। अगर अमेरिका तालिबान से बात कर सकता है और वो यहां से जा सकता है तो हमें भी ऐसे अनासर से बातचीत करके पाकिस्तान को पुरअमन करना चाहिए। उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने और सियासतदानों ने कुछ शराइत रखी थी। शराइत ये थी कि जो भी आएगा वो बगैर असले के आएगा। नंबर 2 थी कि वो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करेगा। नंबर 3 ये थी कि वो रिट पाकिस्तान की जो है उसके सामने सर नीचे करेगा, तो तभी वो आकर यहां पे बच सकता है, यहां पे रह सकता है। तो ये फॉर्मूला इमरान खान साहब की हुकूमत में आया था। इसमें उस वक्त की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व थी। इमरान खान साहब ने अकेले कुछ नहीं किया था, बल्कि इसके फजाइल हमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग बताया करते थे कि हुकूमत ने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर ये फैसला किया है। हालांकि उस वक्त इस फैसले के ऊपर तनकीद भी होती थी। जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और दीगर बहुत सारे लोग इसके गुण गाया करते थे और जो जूनियर ऑफिसर थे वो भी इसको कहते थे कि बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी को इस हवाले से बेहतर करना चाहिए। 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि जी मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इसमें 2 स्टेटमेंट है। एक जो पहले स्टेटमेंट उन्होंने अपनी वजाहत के अंदर शुरू में दिया, उन्होंने कहा जी कि देखें मामला यह है कि 9 मई के जो किरदार थे जिनके केसेस आए उनकी सजाएं देने का मामला मुकम्मल हो चुका है। लेकिन दोबारा उन्होंने कहा कि मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब ये दबाव बदस्तूर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब पर या उनकी पार्टी पर अभी तक रखा हुआ है कि जनाब 9 मई में आपको मजीद अभी फिक्स किया जा सकता है। वो मामला अभी खत्म नहीं हुआ पाकिस्तानी सियासत के ऊपर। यानी इसमें एक तो उन्होंने जनरल साहब ने कहा कि 2014 में पार्लियामेंट पर हमले से मनफी तशद्दुद की सियासत का आगाज हुआ था। उससे पहले भी बड़ी चीजें हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला हुआ, उसका जनरल साहब ने जिक्र नहीं किया। उससे पहले जो है वो और बहुत सारे हमले हुए, नैब के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ, उसका भी जनरल साहब ने जिक्र नहीं किया। सियासतदानों ने बेशुमार हमले माजी में किए हैं और बहुत सारे पुरतशद्दुद वाकयात हुए हैं। उन्होंने परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर जो कुछ भी हुआ, जो कराची के अंदर गैंग वॉर होता रहा सियासी जमातों के दरमियान में, उनमें से और मुसल्ला वहां पे बाकायदा तंजीमें सियासी जमातों के मुसल्ला विंग मौजूद थे, उन पे भी जनरल साहब ने बात नहीं की। लेकिन डायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया कि 2014 में पार्लियामेंट पे हमला हुआ था। हालांकि उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो, मैं उस वक्त सहाफी था, मेरे पे दबाव डाल रही थी इनको ग्लोरीफाई करो, तो मैं कह रहा था जी मैं नहीं कर सकता, जितने लोग हैं उतने ही बताऊंगा। तो तब भी मुझे नौकरी से निकलवा दिया गया था। उस वक्त भी ये जो गंद पड़ा था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इसमें उस वक्त भी इन्वॉल्व थी और अब कह रहे हैं जी वो मनफी तशद्दुद की सियासत थी, उसका वहां से आगाज हुआ था। दूसरा, DGISPR ने
जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उन्हें खुश आइंद करार दिया है। अब मामला यह है कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसका फौज से क्या लेना देना। एक तरफ कहते हैं जी हमारा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात को खुश आइंद करार दे रहे हैं। तो अच्छी बात है, मुज़ाकरात पॉलिटिकल पार्टी को करनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अगर एक नतीजे पे पहुंच जाए ना कि हमने फौज का सियासत में से मुकम्मल सफाया कर देना है और पाकिस्तान की सियासत में आज के बाद या सियासी मामलात में या दीगर इदारों के मामलात में फौज का कोई किरदार नहीं होगा, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के सियासतदानों की होगी। फौज के किरदार की उन्होंने तारीफ की थी, कुर्बानियां तो फौज ने बहुत दी हैं। पाकिस्तान की फौज की कुर्बानियां लाजवाल है, चाहे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, चाहे दीगर बहुत सारे महाज हों, तो फौज ने कुर्बानियां तो दी हैं, माजी में भी दी हैं, आज भी फौजी जवान शहीद हो रहे हैं लड़ते हुए। अभी कल ही एक इतला आई 31 साल मेजर शहीद हो गए, तो अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। तो फौज की कुर्बानियां इसकी वो बात करते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि गवर्नेंस की जो खराबियां हैं उनकी कीमत फौज जो है वो अपने खून से अदा कर रही है। अब पाकिस्तान में आधे से ज्यादा वक्त तक तो फौज ने गवर्नेंस की है, और गवर्नेंस की जो बड़ी खराबियां हैं उसमें फौज का फिर एक बड़ा हिस्सा है। और अभी भी अगर सियासतदानों को जब तक आप पूरा इख्तियार नहीं देंगे, आप उनसे गवर्नेंस का जवाब नहीं मांग सकेंगे। जिस भी सियासतदान से पूछा जाता है वो कहता है जी वही तो हुकूमत नहीं करने दी। नवाज शरीफ से आप पूछे उसकी 3 हुकूमतों का गवर्नेंस का हिसाब, ये चौथी आ गई है, वो कहते हैं सामने काम ही नहीं करने देता और हमें हुकूमत से निकाल दिया जाता है, और इल्जाम वो लगा देते हैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पे। पीपल्स पार्टी से पूछे वो भी यही कहते हैं, बाकी जमातों से पूछे, पीटीआई के बाद भी यही बयान कि जनाब हमें तो 3 साल के बाद निकाल दिया गया, हमें तो हुकूमत पूरी नहीं करने दी गई, हम तो गवर्नेंस के जिम्मेदार तब होते जब हमें काम करने दिया जाता। अब खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, वो कितनी बाइख्तियार है ये सारा पाकिस्तान जानता है। एक डीपीओ को या एक डीसी को तो ट्रांसफर कर नहीं सकता वज़ीर आला, इख्तियारात बहुत कम है, तो फिर आप गवर्नेंस का इल्जाम आप नहीं लगा सकते। और एक और चीज उन्होंने की कि बिजली चोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी पाक फौज सरगर्म अमल है। अब ये जिन इदारों की जिम्मेदारी है बिजली चोरों को पकड़ने की, उनको फिर छुट्टी पे भेज दें, या जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो महकमे पाकिस्तान में बने हुए हैं उन सारों को भी छुट्टी पे भेज दें, अगर ये सारे काम पाकिस्तान की फौज से करवाने हैं तो। यानी ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि सब लोग अपना अपना काम नहीं करेंगे। और सब लोगों के पास अपना काम ना करने का एक जवाब यह है कि एक इदारा लगा हुआ है ना, वो सारे काम कर रहा है, तो हमें क्या जरूरत है काम करने की। फिर 26 नवंबर के ऊपर एक बयानिया जो है वो पहली मरतबा 26 नवंबर को एक बहुत बड़ा सारिया हुआ पाकिस्तान में, वहां डी चौक के अंदर गोली चली, बहुत सारे लोगों को गोली लगी, और बाकायदा सहाफी जो है वो नाम लेकर बताते हैं, मरियम नवाज खान साहब बताती है कि मेरे सामने रेंजर्स सीधी गोली चला रही थी और एक शख्स को गोली लग गई, और वो गए रेंजर्स वाले जाकर उन्होंने देखा और कंफर्म किया कि वो शख्स मर गया है। अब ये इस तरह से एक एक करके सहाफी बताते हैं जनाब हमारे सामने गोलियां चल रही थी, और गवाहियां देते हैं कि गोलियां लॉ इन्फोर्समेंट ने चलाई है। लेकिन डीजीआईएसपीआर का इस वाले जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल एक नई बहस इससे शुरू हो जाएगी, और उन्होंने जो कहा मैं एग्जैक्टली आपको वही पहले पढ़ के सुना देता हूं। इसमें जनाब डीजीआईएसपीआर फरमा रहे हैं कि उन्होंने 26 नवंबर को किसी एक को भी शहीद नहीं किया, सरकारी ओहदेदारों के पास 26 नवंबर को असला था ही नहीं, और जो असला लेकर आए थे वो मुजाहिरीन थे। यानी उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि फौज तो एक तो पीछे खड़ी थी रेड जोन में, और दूसरा जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो वजारत दाखिला ने पहले कंफर्म किया जी उनके पास तो हथियार थे नहीं, तो फिर ये गोली किसने चलाई। अब यहां पे ना चंद सवालात खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर तो मुजाहिरीन असला लेकर आए थे तो कोई एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी गोली से जख्मी होकर अस्पताल में नहीं पहुंचा, ना उसकी कोई ऐसी रिपोर्ट मौजूद है जख्मी होने की या खुदा न खास्ता शहीद होने की। अगर असला मुजाहिरीन के पास था तो अभी तक सीसीटीवी फुटेज जारी क्यों नहीं की गई जिसमें दिखाया जाए कि मुजाहिरीन के पास असला था। उस सारे एरिया की सीसीटीवी फुटेज गायब है, पता ही नहीं चल रहा वहां पे गोली किसने चलाई थी, लाइटें किसने बंद की थी और किसके कहने पे बंद की थी। अगर तो मुजाहिरीन के पास असला था तो लाइटें चलती रहने देते, पता चलता कौन गोली चला रहा है, मीडिया वहां पे फुटेज बना लेता। मीडिया ने जितनी फुटेज बनाई है, चाहे वो बीबीसी है, चाहे वो अल जजीरा है, चाहे वो बाकी बड़े बड़े इंटरनेशनल और लोकल न्यूज चैनल्स हैं, उन सबकी फुटेज के अंदर एक बात क्लियर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली चलाई, मुजाहिरीन बिल्कुल पुरअमन थे, निहत्ते थे, उन्होंने बिल्कुल गोली नहीं चलाई। तो डीजीआईएसपीआर का ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के साथ जो उस रात के शवाहिद हैं वो मैच ही नहीं करते। यानी ऐसा लगता है कि उनका स्टेटमेंट हकायक से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि गैर हकीकी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि उस दिन गोली जो है वो मुजाहिरीन ने खुद चलाई। जितने जख्मी हैं वो सारे बता रहे हैं हमें गोलियां सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारी। जितने जो लोग हैं शहीद हुए उनके साथ जो लोग मौजूद थे या वहां पे जो सहाफी मौजूद थे वो भी बता रहे हैं कि इनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां मारी। जख्मियों के और दवाईकीन के आप बयान देख लें। और अगर गोली जो है मुजाहिरीन ने चलाई है तो अस्पतालों में रिकॉर्ड क्यों गायब किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अस्पतालों के रिकॉर्ड की तहकीकात करने वाले सहाफियों को क्यों अगवा किया गया, या इस पर बात करने वाले सहाफियों को क्यों हफ्से बेजा में रखा गया और उन्हें जबरी तौर पर लापता किया गया। मतियुल्लाह जान और शाकिर अवान साहब इसकी दो बड़ी सादा मिसालें वो आपके सामने। तो 26 नवंबर के ऊपर एक नया बयानिया सामने आया है, और वो बयानिया ये है जो हुकूमत ने पहले अपनाया था उसी को डीजीआईएसपीआर ने अपना लिया कि जी गोली तो चलिए मुजाहिरीन की जानिब से चलिए, इस तरफ से नहीं चली। इससे पहले ये कहा जाता था कि गोली लगी किसी को नहीं, एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको बुलेट इंजरी हो। अब लोगों की शहादतें होगी, चीजें सामने आ गई है, बहुत सारे लापता भी तो पता भी नहीं है कि वहां पे उस रात और क्या क्या हुआ था। फौजी अदालतों के हवाले से 20 स्टेटमेंट हमारे सामने है उनका। फौजी अदालतों के हवाले से जनरल साहब ने कहा कि ये एक उन्होंने बयान दिया कि सजाओं पर अमल मुकम्मल हो चुका है, दूसरे उन्होंने कहा जी अभी जो बाकी लोग हैं मनसूबा साज उनको सजा दिलवाएंगे। लेकिन एक बात उन्होंने क्लियर की कि अदालती हुक्म की रोशनी में, ये उन्होंने कहा कि ये जो हमने फैसले दिए हैं मिलिट्री कोर्ट्स ने, इसमें अपील का हक मौजूद है। उन्होंने कहा जी हमने तरीकाकार जो है उसको फॉलो किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म की रोशनी में ये फैसले सुनाए गए हैं। ये जो 7 रुकनी बेंच बना हुआ है ना, ये आप जिसको ये कह लेते हैं कि आईनी बेंच, जिसको हुकूमत ने बनाया है, हुकूमत का बनाया गया बेंच,
नॉर्मली बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट या अदालत खुद बनाती है। यहां पे हुकूमत ने एक बेंच बनाया है, उस बेंच ने कहा है कि जनाब आप फैसले दे दें, आपका बाकी फैसला जो पेंडिंग है वो बाद में हम कर लेंगे। तो ये भी अब अदलिया के कंधे के ऊपर मामला आ गया है। इसमें एक और चीज जो है वो डीजीआईएसपीआर ने फरमाई। उन्होंने कहा माजी में जो लोग गुन गाया करते थे या फौजी अदालतों के बारे में मुस्बत बातें करते थे, वो लोग अब फौजी अदालतों के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब ने भी इस बारे में बात की थी। मैंने इस बारे में सवाल उठाए थे। मैंने ये पूछा था कि और कई मुल्कों के अंदर ये हुई है तो पाकिस्तान के अंदर हो तो फिर क्या होगा और क्या गलत होगा। मैंने सवाल के तौर पे इसको पुट किया था। मुराद सईद हैं, बहुत सारे और लोग हैं। दहशतगर्दों के हवाले से एक पॉलिसी पाकिस्तान ने बनाई थी कि जो दहशतगर्दी करते हैं, बम धमाके करते हैं, लोगों का कत्लेआम करते हैं, उनको फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाए। उसकी उस वक्त मुखालफत की गई थी और दुरुस्त मुखालफत की गई थी। इंसान वक्त के साथ सीखता है। मेरे ख्याल में फौजी अदालतों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हर शख्स का जो ट्रायल है वो सिविलियन कोर्ट के अंदर होना चाहिए। आज फौजी अदालतों ने जिन लोगों को सजाएं दी है उनमें से कोई एक बंदा भी नहीं है जिसके पास उसके फैसले की कॉपी हो और वो उसको पढ़ने के बाद बताएगा उसके साथ इंसाफ हुआ है या ना इंसाफी हुई है। वो जो फैसला है वो आएगा तो बेचारा जाके कहीं पे अपील करेगा ना। अभी अपील भी पहले जो इससे बेहतर वाली जो फौजी अदालत है वहां पे अपील करेगा, उसके बाद आर्मी चीफ से कर सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। तो ये जितने कह दिए अल्टीमेटली तो उन्होंने छूट जाना है, लेकिन ये काफी टाइम अभी और गुजर जाएगा। सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा जी मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो ना किया जाए। इंतशारी सियासत जो है वो सोशल मीडिया के जरिए की जा रही है। बाहर बैठे हुए अनासर के ऊपर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा गजा और लिबिया पर सोशल मीडिया फोकस करे। देखिए सोशल मीडिया पाकिस्तान का तो पहले तो पाकिस्तान पे फोकस करेगा। जर्नलिज्म का ये बुनियादी उसूल है, पहली किताब में पढ़ाया जाता है कि जो खबर होती है ना उसकी इंपॉर्टेंस इस बात के साथ जुड़ी होती है कि वो उस इंसान के आसपास की है या उसके अपने साथ जुड़े हुए लोगों से मुताल्लिक है। इंसान हमेशा उस खबर की तरफ ज्यादा तवज्जो देता है जो उसके इलाके से मुताल्लिक होती है, उसके अपने मुताल्लिक होती है या उसके जिसके उस पर असरात पड़ते हैं। लिहाजा पाकिस्तानी सोशल मीडिया ज्यादा तवज्जो पाकिस्तान के हालात के ऊपर इसलिए देगा कि वो पाकिस्तान के हालात के साथ जुड़ा हुआ है। बहरहाल एक और चीज उन्होंने कहा इंसानी हकूक की तंजीमों को कश्मीर, गजा, शाम, लिबिया में खून रेजी नहीं दिखती। बिल्कुल इंसानी हकूक की तंजीमें जो है वो इसके ऊपर भी बात करती रहती है और पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो नाइंसाफी है, जुल्म है, उस पर भी बात करती हैं। एक और चीज उन्होंने कही कि सियासी एहतजाज नहीं, सियासी दहशतगर्दी की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चंगा रगड़ा लगाया डीजीआईएसपीआर ने। मुसल्लह जत्थे वफाक पर हमला आवर, ये बातें पीएमएलएन करती है जो डीजीआईएसपीआर ने की है। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर लुब्बे लुबाब निकाला जाए तो एक जुमले में अगर मैं क्लियर करूं तो वो ये है कि इमरान खान बहुत बुरा आदमी है। पाकिस्तान के सारे मसाइल इमरान खान की वजह से हैं और पाकिस्तान की सारी जो अच्छाइयां और सारी जो बेहतर चीजें हैं वो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से। बस सिंपल ये वो कहना चाह रहे थे। एक सवाल जो पूछा जाना चाहिए था वो वहां पे नहीं पूछा गया, जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर अमेरिकी दबाव आया और पाबंदियां लगी हैं, इस हवाले से नहीं पूछा गया। दूसरा, अमेरिका से इमरान खान साहब के हवाले से जो इस वक्त स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और फौजी अदालतों के हवाले से जो आलमी दबाव आ रहा है, इसके ऊपर जो है वो सवाल नहीं रखे गए। मेरे ख्याल में देखिए होता क्या है कि स्पेशली जो मैं क्लियर कर दूं, स्पेशली जो मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां, और क्योंकि ये रिपोर्ट हुआ है, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी कि मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से जो अमेरिका में जो रिचर्ड ग्रेनल का स्टेटमेंट है, इस किस्म के और जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उस हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, ये सवाल नहीं पूछा गया। और मेरे ख्याल में इस ब्रीफिंग से पहले मीडिया को यह कहा गया होगा कि आपने इस बारे में नहीं पूछना, बाकी आप जो मर्जी सवाल करें या आप कुछ सवाल जो कर सकते हैं। बाद सवाल मीडिया को बता भी दिए जाते हैं, लेकिन बाद मीडिया खुद भी सवाल करता है। लेकिन ये जरूर है कि अगर कोई एक चीज है जिसको टच ना करना चाह रहा हो इदारा, तो वो कह दिया जाता है जनाब इसके ऊपर आपने सवाल नहीं करना। और मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसका रिकॉर्ड बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उनका बड़ा क्लियर रिकॉर्ड है अमेरिका और मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुकात को लेकर। पाकिस्तान के सियासतदान अपने ताल्लुकात खराब कर लेते हैं पाकिस्तान में अपनी पॉपुलैरिटी को ऊपर या नीचे लाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कभी भी मगरबी ममालिक से, स्पेशली अमेरिका से, अपने ताल्लुकात को खराब नहीं करती। लिहाजा इस सवाल से कोई ना सवाल आया ना जवाब आया। नाज़रीन, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने आपके सामने रख दी है। बाकी खबरें हैं आपके साथ अगले वीलॉग में शेयर करूंगा, लेकिन जाते जाते आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर जी मोहतरमा फातिमा जना साहिबा की है और मुझे स्क्रोलिंग करते हुए मिली। इसमें आज की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने डीजीआईएसपीआर की, या इससे पहले बहुत सारे आपने स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, सुने, आपको लगता नहीं है कि ये चीज़ें आज भी वही चीज़ें चल रही हैं मिलती जुलती? यानी मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने वाले अनासर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सदर अयूब का इंतबाह फातिमा जना साहिबा के खिलाफ, नीचे उनकी फोटो भी लगी हुई है। और बाद लोग मदद की आड़ में आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी नीचे लगा हुआ है। यानी मुझे वो जुमले भी ऑलमोस्ट मिलते जुलते लगते हैं। उस दौर के आप अखबार उठा ले, ज़िया-उल-हक के दौर के, अयूब खान के दौर के, और आज की आप ब्रीफिंग उठाएं तो आपको मिलती जुलती लगती है। हमने कुछ नहीं सीखा, हम 4 कदम आगे नहीं बढ़ पाए। आज भी बयानिया वही है, लेकिन अब बयानिया की दौर जो है या रेस जो है या मुकाबला जो है वो एक आम पाकिस्तानी नौजवान के हाथ में आ गया है। पढ़ा लिखा बाशऊर नौजवान है, चाहे वो ओवरसीज है चाहे वो पाकिस्तान में रहता है। तो यहां अगर मुकाबला करना है तो अपने लेवल को ऊपर लाना पड़ेगा, थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा बयानिया की लड़ाई में। जो 1960, 70 और 80 की दहाई के लिखे पढ़े स्टेटमेंट्स हैं, उनके साथ इस बयानिया का तोड़ नहीं हो सकता। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।